देखो, अब जो मैं आपको कल समझा रहा था, मैंने आपको कल लॉन्ग टर्म बोरोइंग वाला पॉइंट समझाया था। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब हमने कुछ भी पैसा उधार लिया, 12 महीने के बाद इसका पेमेंट करना है। और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मैंने समझाया था, जिसमें जनरली होते हैं ट्रेड पेबल, विच आर पेबल आफ्टर 12 मंथ। अब हम लोग जो आज सीख रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन लिखवाया था मैंने, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस लिखवाया था। तो कहां तक लिखवाया था लास्ट मैंने आपको? अदर लॉन्ग टर्म। अदर लॉन्ग टर्म मतलब कोई भी ट्रेड पेबल है जो 12 महीने बाद पे करना है ना। ठीक है ना। अब लिखो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। देखो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, तो अब इसमें लिखो इट इंक्लूड ऑल प्रोविजंस which are payable all provisions, इसको लिखो which against which, all provision against which कर देना, against which liability may or may not arise आफ्टर 12 मंथ्स। अब बताए प्रोविजन मतलब क्या होता है। जैसे तुमको ये तो बताया, प्रोविजन मतलब हम क्या करते हैं, कुछ पैसा अलग करके रखते हैं, मतलब हमको लगता है हो सकता है लाइबिलिटी हो या नहीं हो, है ना। और इसमें जनरली आता है प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, मेनली इंक्लूड प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स आफ्टर 12 मंथ्स। मतलब जैसे मान लो अपन ये जैसे लेते हैं ना, अपन ने एसी खरीदा, उसमें उसमें 5 साल की वारंटी है। कंप्रेसर पे 5 साल, फ्रिज लेते हैं 10 साल की वारंटी आती है। तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन होगा एक तरह से, है ना। ठीक है, इसमें इतना इनफ है बस, है ना। अब अगला हेड लिखो करंट लाइबिलिटी। अब लिखना इट इंक्लूड्स। अब करंट लाइबिलिटी क्या क्या इंक्लूड करती है? पहले लिखो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, सेकंड लिखो ट्रेड पेएबल, अदर करंट लाइबिलिटी, और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये चार चीजें इंक्लूड होगी करंट लाइबिलिटी में: शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, मतलब देखो करंट लाइबिलिटी तो आपका मेजर हेड हो गया, उसके अंदर चार सब हेड है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब आपने पैसा 12 महीने से कम के लिए उधार लिया, ठीक है ना। अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग की आपको पूरी लिस्ट है ना, लिख लो आप, फॉर डिटेल लिस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। देखो रीड पेज नंबर 1.20, नीचे पॉइंट लिख रहे हैं 1 to 6, इनको रीड कर लेना अच्छे से, है ना। आपको पूरी लिस्ट दिख जाएगी शॉर्ट टर्म बोरोइंग की, लोन रीपेबल ऑन डिमांड। अब इनको सिर्फ रीड कर लेना आप 5 से 6 बार, है ना। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में ये कुछ एक बेसिक आइटम है, इसमें फर्स्ट से लेके 6 तक आप पॉइंट सारे रीड कर लेना। लोन रीपेबल होना, बैंक ओडी सीसी, ठीक है। अगला करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, लोन फॉर अदर पर्पस विद इन 12 मंथ डिपॉजिट या कोई लोन एडवांस, बट ये 12 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए। अगर 12 महीने के अंदर अंदर है तो ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आ जाएगा। If they are within 12 months, then it will fall under the head short term borrowing. लोन रीपेबल होना, बैंक ओडी या सीसी। अच्छा, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ये समझना, लॉन्ग टर्म डेट का मतलब होता है 12 महीने के बाद पे करना।
और बोला करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, जैसे मान लो 31 मार्च 2025 की अपन बैलेंस शीट बना रहे हैं और कोई डिबेंचर 30 सितंबर 2025 को रिडीम होने वाले हैं, 10 साल पहले इशू किए थे, रिडेम्पशन डेट ये है। अब आप इस दिन की बैलेंस शीट बना, जनरली डिबेंचर आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है। देखो, बोरोइंग मतलब अपन ने उधार लिया, अब डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है। लेकिन इस दिन की बैलेंस शीट में क्या होगा, वो एक साल के अंदर अंदर पे करना ही अपने को, तो वो करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट में चला जाएगा, मतलब लॉन्ग टर्म डेट अगले 6 महीने मैच्योर होने वाले हैं। तो वो उस केस में लॉन्ग टर्म बोरोइंग से शिफ्ट होकर शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आ जाएगा। तो ये जो 5-6 पॉइंट है इसको रीड कर लेना बस अच्छे से, ठीक है ना। ये मैंने आपको लिखवा दिया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के आपको रीड करना है, ठीक है। अच्छा, ट्रेड पेबल में क्या होगा, सेकंड पॉइंट जो ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल में क्या होगा, सारे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल जिनका पेमेंट विद इन 12 मंथ्स करना है, विद इन 12 मंथ्स जिसको पेमेंट करना है। अगर आपको विद इन 12 मंथ्स पेमेंट करना है तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल इसी में आ जाएंगे, है ना। विच आर पेबल, क्रेडिटर एंड बिल पेबल विद इन 12 मंथ पेबल है। तो ठीक है, फिर इसमें अगला पॉइंट कौन सा है। अब अदर में बाकी सारी, जैसे अपना अपने लिए अदर करंट लायबिलिटी में होता है ना, आउटस्टैंडिंग रेंट, अनअर्न्ड एडवांस इनकम कुछ आ गई, तो वो सारी तरह की करंट लायबिलिटी इधर आ जाएगी, अदर करंट लायबिलिटी। तो लिखो नेक्स्ट, तुमको पढ़ के ही पता लग जाएगा अदर करंट लायबिलिटी क्या क्या हो सकता है। तो इसमें लिख लो आप, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इसको इंटरेस्ट अक्रू बट ड्यू, इंटरेस्ट अक्रू बट ड्यू, इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट ड्यू। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, फिर लिखो एडवांस इनकम, कोई डिविडेंड है अगर वो पे होना बाकी है तो डिविडेंड लिखो, अनपेड एटसेट्रा। तो दीज आर ऑल अदर करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, एडवांस इनकम, कोई अनपेड डिविडेंड है, दीज आर ऑल अदर करंट लायबिलिटीज। नोट कर लिया। कर लिया। और लास्ट लिखो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन की अगेन पूरी लिस्ट आपको गिवन है ऑन पेज नंबर 1.22। ये 4 पॉइंट दिख रहे हैं आपको, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, एक्सपेंस, टैक्स या कोई भी दूसरे प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया है, एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए प्रोविजन बनाया है, ये 4 पॉइंट रीड कर लेना बस आप लोग, ठीक है ना। बस ये जो मैं लिखा है आपको सिर्फ यही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है आपको इसके अलावा बुक में से, ठीक है ना। ये बुक में ऑपरेटिंग साइकिल ने ये सब लिखा है, कुछ काम का नहीं आपके अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो करंट लायबिलिटी में 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब तुमको क्या लर्न करना है वो समझो। शेयर कैपिटल में जैसे अपने को मेन 2 हेड ध्यान रखना है शेयर होल्डर फंड में, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। नॉन करंट लायबिलिटी के मेजर 4 हेड्स ध्यान रखना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स वाला, और चौथा वो जो हेड है वो लॉन्ग टर्म अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। फिर करंट लायबिलिटी में तुमको ये 4 हेड ध्यान रखना है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और इनके अंदर जो भी आइटम है सिर्फ वो याद रखना है आपको, मेरी बात समझे आप। तो आपको इनके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, बस ये 4 हेड ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बोलेंगे आपको, जैसे बोल दिया अनपेड डिविडेंड कहां जाना चाहिए, मेजर हेड और सब हेड बताओ, तो सब हेड बताओ और मेजर हेड हमको पता है। आई बात समझ में, ऐसे करने का है अपने को। बोलो इसमें कोई डाउट हो जाएगा ये वाला, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब ये तो बात हुई लायबिलिटी साइड की, अगली लिखो असेट। अब असेट वापस ध्यान 2 पार्ट में डिवाइडेड है, नॉन करंट असेट
और करंट एसेट, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट क्या क्या इंक्लूड करता है, तो लिखो नॉन करंट एसेट इंक्लूड्स फर्स्ट लिखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मतलब पता है यहां कोई हेड फिक्स एसेट के नाम से नहीं है, उन्हें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक तरह के होते फिक्स एसेट ही है, बट वो हेड अलग कर दिया प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। फिर सेकंड लिखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। थर्ड डेफर्ड टैक्स एसेट, ये आपके काम का है नहीं। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, और अदर नॉन करंट एसेट। तो ये सारी चीजें जाएगी आपकी नॉन करंट एसेट के हेड में, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नॉन करंट डेफर्ड टैक्स, लॉन्ग टर्म लोन एडवांस और अदर नॉन करंट एसेट। तो these are all falling under which head? नॉन करंट एसेट। अच्छा, इसमें वापस ये ध्यान रखना, ये जो नॉन करंट एसेट है इसमें मैंने आपको चार हेड बताया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स, लॉन्ग टर्म लोन और अदर नॉन करंट एसेट। इसमें ये जो पहला है ना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, देखो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या इंक्लूड करता है? टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल WIP या इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। मतलब कैपिटल WIP मतलब मान लो कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है या कोई मशीन है अंडर आना बाकी है, उसका आपने ऑर्डर कर दिया आना बाकी है, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। टेंजिबल इंटेंजिबल या कोई इंटेंजिबल एसेट अभी डेवलपमेंट होना बाकी है, तो वो सब इधर आ जाएंगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में। नोट कर लिया? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जनरली इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स, डिबेंचर या म्यूचुअल फंड्स, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट वो इधर आ जाएगा। इसकी लिस्ट है पेज नंबर 1.29 पे, नीचे पॉइंट्स गिवन है 1.29 पे, बिल्कुल नीचे पॉइंट्स गिवन है दो और लास्ट में पॉइंट गिवन है, तो लिख दो फॉर डिटेल पेज 1.29, बिल्कुल नीचे पॉइंट्स गिवन है और नेक्स्ट पेज पे गिवन है, ये चार छह पॉइंट इसको रीड कर लेना बस। डेफर्ड टैक्स आपके काम का नहीं है, डेफर्ड टैक्स आपके लिए काम का नहीं है, डेफर्ड टैक्स एसेट। फिर नेक्स्ट लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। अब इसका मतलब समझे लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस का, इसका मतलब समझ आया? लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, आपने को लोन एडवांस दिया लॉन्ग टर्म के लिए 12 महीने से ज्यादा के लिए, कोई कैपिटल एडवांसेस है ना, तो कोई भी एडवांसेस आपने किसी को लोन दिया जिनका मैच्योरिटी 12 महीने से ऊपर है, ठीक है ना, तो लोन गिवन फॉर मोर देन 12 मंथ्स, ये लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस में। और अगला अदर नॉन करंट एसेट, नाउ व्हाट इज अदर नॉन करंट एसेट?
मतलब ऐसे कोई भी एसेट जो ऊपर वाली कोई लिस्ट में नहीं आ रहे हैं ना, उसमें भी लिख लो आप मेन। सिक्योरिटी डिपॉजिट, अब जैसे मान लो अपन ने घर पे लाइट का कनेक्शन लिया, या कंपनी ने लाइट का कनेक्शन लिया, डिपॉजिट दे देना अपन लोग। अब वो तो लाइट कटवाओगे तभी रिफंडेबल होगा, बट जनरली वो अपन कभी ऐसा होता ही नहीं है अपन। तो एक तरह से ये आपका एसेट है, तो कौन से में चला जाएगा? अदर नॉन करंट एसेट में। सिक्योरिटी डिपॉजिट और लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स। इसमें ये रीड कर लेना एक बार अच्छे से, है ना। तो नॉन करंट एसेट में मेन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स आ जाएंगे, कोई भी इन्वेस्टमेंट है, कोई अपन ने एडवांस दिया, और बाकी सारे कोई भी अदर नॉन करंट एसेट। नोट कर लिया? नोट कर लो इसको फटाफट। नोट कर लिया? अकाउंट्स में जिस जिसको है ना कंपनी भी नहीं ली, वो एक बार डिस्कस करके जाना एक बार, ठीक है ना। और जिस भी इको बिजनेस का भी जिनका प्रोजेक्ट पेंडिंग है, आप भले 15 मिनट रुक के हरप्रीत सर से डिस्कस करके जाना, ठीक है। जिसको भी कंपनी नहीं, बाद में कोई रीजन देना नहीं सर हमको ये नहीं मिला वो नहीं मिला, तुमको अलग से इन्विटेशन देके नहीं देंगे, हम 3-4 बार डाल चुके हैं ग्रुप्स में, ठीक है ना। तो जिनको अभी कोई डाउट्स हो प्रोजेक्ट में, आप डिस्कस कर लेना। आप लिखो नेक्स्ट करंट एसेट। अब क्या इंक्लूड करते हैं? लिखो इट इंक्लूड्स करंट इन्वेस्टमेंट। अब करंट इन्वेस्टमेंट मतलब हैविंग मैच्योरिटी लेस देन 12 months। इसकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी ऑन पेज नंबर 1.31। पूरी लिस्ट मिल जाएगी ऑन पेज नंबर 1.31। मतलब वही जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना, अब उनकी मैच्योरिटी 12 महीने से कम है, तो करंट इन्वेस्टमेंट में आ जाएंगे वो। करंट पैरा हेड है करंट इन्वेस्टमेंट। सेकंड है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में क्या होगा? स्टॉक, रॉ मटेरियल का, WIP का, फिनिश गुड्स का। या स्टोर एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स। ये सब इन्वेंट्री में आता है। इसमें लूज टूल काफी बार पूछा जाता है ना, बच्चे इसको फिक्स एसेट में डाल देते हैं ना। लूज टूल्स आर अ पार्ट ऑफ स्टॉक ओनली। नेक्स्ट लिखो ट्रेड रिसीवेबल, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स, स्टोर एंड स्पेयर, लूज टूल। नोट कर लो एक बार। हो गया? अब नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल, मतलब डेटर्स, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
So बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, या कोई एफडीज करा रखी है आपने तो एफडी भी इमीडिएट रिडीमेबल हो जाती है ना। अब एफडी में मान लो मैच्योरिटी भली 12 महीने से ऊपर है, एफडी कराई 5 साल की, बट फिर भी वो कैश इक्विवेलेंट में करंट एसेट में आती है। एफडी आप चाहो तो पैसा ले सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है। आपने एफडी कराई मान लो 5 साल की विदाउट एनी कंडीशन है, तो भी वो करंट एसेट में आती, ध्यान रखना। दैट इज कैश इक्विवेलेंट, वो एक तरह की कैश इक्विवेलेंट ही है, भले 12 महीने से ऊपर मैच्योरिटी उसकी। और चेक इन हैंड, हाँ आरडी भी आ जाएगी, वो एक ही फॉर्म में होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेक्स्ट अब शॉर्ट टर्म लोन एडवांस। हो गया शॉर्ट टर्म लोन एडवांस, मतलब वो सारे लोन एडवांस जिनका मैच्योरिटी कितना है, आपने किसी को एडवांस दिया फॉर 12 मंथ्स मैच्योरिटी, तो मैक्सिमम मैच्योरिटी अगर 12 मंथ्स है, 12 मंथ्स मैच्योरिटी, तो वो शॉर्ट टर्म लोन एडवांस में आ जाएगा। और लास्ट है अदर करंट एसेट। अब अदर में जनरली प्रीपेड, अक्रूड इनकम, कोई एडवांस में टैक्स दे दिया आपने, एक्सेट्रा। और एक और लिख दो डिविडेंड रिसीवेबल, आपने कोई कंपनी के शेयर खरीदे, कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया बट आना बाकी है, तो ये सब अदर करंट एसेट में जाएंगे ना। नोट कर लिया। चैप्टर को पढ़ो तो कॉपी को पहले कॉपी के हिसाब से ही पढ़ना है ना, बुक में फिर क्या आपको बहुत ज्यादा डिटेल मिलेगा, वो काम का नहीं है आप लोगों के इतना, है ना। अच्छा अब है ना, अभी जितना किया ना उस पे अगेन थ्योरी क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 14 से लेकर एक बार टिल क्वेश्चन नंबर 18 ये रीड कर लेना अच्छे से, है ना। मतलब कौन सा मेजर हेड है, क्या है, सब हेड्स, ये रीड कर लेना 14 से 20 तक। 14 से 20 कर लो आप, 18 भी नहीं, 14 से 20 तक कर लो। वैसे तो और भी हैं पीछे, सारे ही कर लो यार। सुनो मेरी बात, 14 से 28 क्वेश्चन तक है वो रीड कर लेना, क्योंकि ये सारे वही है, कौन सा मेजर हेड, कौन सा सब हेड, कौन सा मेजर हेड, सब हेड। आप है ना इन क्वेश्चंस को मतलब एग्जाम के 3 दिन पहले उसको अच्छे से रीड कर लेना ताकि याद भी रह जाएगा, ठीक है ना। इन सारे पॉइंट्स को पढ़ लेना, ये बिल्कुल डायरेक्ट इसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, सारे एग्जाम वाले क्वेश्चन है, बस इसमें एमसीक्यू करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कर लेना पूरा काम, ठीक है ना। तो 14 से 28 तक देख लेना, तो ये अपना एक बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट कंप्लीट होता है। वापस समझाऊं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझाने का है नहीं, आपका रटने का ही चैप्टर है पूरा, ठीक है ना। कर लिया, हाँ 3 नंबर का ऑप्शन में आता है, 3 नंबर का, मतलब लास्ट ईयर कितने मार्क्स का था। हाँ सारे ऐसे आते हैं, प्रैक्टिकल नहीं आता इसमें।
अच्छा, लास्ट टाइम ये 3 नंबर में आया था कि क्लासीफाई द फॉलोइंग, बट ये कंपलसरी में आता है ना, ये ऑप्शन में नहीं आता है। ये पार्ट बी के कंपलसरी में आता है 3 नंबर से। लास्ट टाइम आया था क्लासीफाई द आइटम अंडर मेजर हेड एंड सब हेड, जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होगा, इंटेंजिबल एसेट, सब हेड तो इंटेंजिबल हो जाए, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो जाएगा सब हेड, और मेजर हेड नॉन करंट एसेट। आउटस्टैंडिंग सैलरी और डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी इन्वेंट्री का पार्ट है, और इन्वेंट्री और सब हेड तो इन्वेंट्री हो गया, मेजर हेड करंट एसेट हो गया, और आउटस्टैंडिंग अपन ने पढ़ाई था अदर करंट लायबिलिटी और सब हेड करंट लायबिलिटी, मेजर हेड करंट लायबिलिटी। तो ये 3 नंबर बढ़िया कंपलसरी में आता है, 3 नंबर ध्यान रखना, इसलिए स्किप करना नहीं है इस चैप्टर को। आई बात समझ में? आगे बढ़े, अभी पीएनएल बाकी है ना, पीएनएल का फॉर्मेट बाकी है, तो लिखो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। अब इसका पूरा फॉर्मेट आपको गिवन है पेज नंबर 1.40 पे। आपको फॉर्मेट दिखेगा ऑन पेज नंबर 1.40। आज इस फॉर्मेट को पढ़ लेना पूरा अच्छे से, है ना, मतलब ये फॉर्मेट पढ़ लेना। इसमें भी मेन फॉर्मेट ये लर्न करना है आपको। क्वेश्चन इसमें भी पीएनएल तो शायद कभी आता भी नहीं, अगर कंपैरेटिव पीएनएल आ सकता है ना, इसमें पर्टिकुलर पीएनएल के अंदर अलग अलग हेड्स नहीं है। पीएनएल आपको सिर्फ फॉर्मेट लर्न करना है अच्छे से। पीएनएल फिर कल से करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब पीएनएल का होने के बाद मेरे को सिर्फ वो कंपैरेटिव पीएनएल कराना बाकी है आपको, है ना, कंपैरेटिव कॉमन साइज, ठीक है ना। और फिर अपना पार्टनरशिप का एक वो बाकी है, डेथ, है ना। चेंज इन पीएसआर करा था सर ने स्टार्ट से। एडिशनल कैपिटल बाकी, ठीक है, वैसे एडिशनल कैपिटल हो चुका, तुम्हारा बाकी है। हाँ मैं तो करा दिया है। हाँ वापस वो तो मैं करा दूंगा एक बार वापस, ठीक है ना, पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है ना। एक बार इसके बाद अपन एक काम करेंगे, पहले कंपैरेटिव पीएनएल करके डेथ ऑफ पार्टनर पहले कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना, फिर हम लोग उसको कर लेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।